हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हमने जय प्रक्रम में पोषण के बारे में पूरी चर्चा हम कर चुके हैं और श्वसन पर हमारी चर्चा जारी है। तो आज हम श्वसन के अंतर्गत मानव श्वसन तंत्र का अध्ययन करेंगे। लेकिन उससे पहले आप मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और आपको ये वीडियो कैसा लगा तो उसके बारे में आप कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट्स कर सकते हैं। तो आइए हम चर्चा करते हैं मानव श्वसन तंत्र की। मानव में श्वसन की क्रियाविधि के लिए जो तंत्र विकसित होता है वो मानव श्वसन तंत्र कहलाता है। मानव श्वसन तंत्र के जो मुख्य अंग होते हैं वो होते हैं नाक, और नाक में हम जानते हैं कि 2 छिद्र होते हैं जिनके द्वारा वायु प्रवेश करती है। उसके बाद होता है नासामार्ग, नासामार्ग के बाद होता है श्वास नली। ये श्वास नली बाद में 2 भागों में बढ़ती है जिन्हें हम श्वसनी कहते हैं। श्वास नली के ऊपर कुछ उपास्थि के छल्ले पाए जाते हैं जो कि इसकी सामान्य अवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। श्वास नली फिर आगे जाके 2 भागों में बढ़ जाती है जिसे श्वसनी कहते हैं, और ये दोनों श्वसनियाँ 2 फेफड़ों में खुलती हैं। ये दोनों हमारे फेफड़े जो होते हैं हमारी वक्ष गुहा में स्थित होते हैं और फुफ्फुसीय आवरण से अवतरित होते हैं। श्वसनी आगे जाके अनेक शाखाओं में विभक्त हो जाती है जिन्हें श्वसनिकाएं कहते हैं, और इन श्वसनिकाओं के ऊपर गुब्बारे जैसी संरचना वाले वायुकोश पाए जाते हैं या जिन्हें हम कोशिकाएं भी कहते हैं। हमारे जो फेफड़े हैं इनके ऊपर पेशीय संरचनाएं का एक पिंजरा या जिसे रिब केज कहते हैं उपस्थित रहती हैं। हमारे दोनों फेफड़ों के ऊपर ये होती हैं रिब केज या ये पेशीय संरचनाएं होती हैं जिसके अंदर हमारे फेफड़े सुरक्षित रहते हैं। अब किस प्रकार से हमारा श्वसन तंत्र कार्य करता है, और उससे पहले एक चीज़ और कि दोनों फेफड़ों के नीचे की ओर जो वक्ष गुहा है हमारी और जो उदर गुहा है उन दोनों को विभक्त करती हुई एक संरचना और पाई जाती है। मांसल संरचना होती है पेशी की बनी हुई जिसे हम डायफ्राम कहते हैं। तो हम चर्चा करते हैं अब श्वसन की, मानव में श्वसन की क्रियाविधि की, किस प्रकार से मानव में श्वसन की क्रियाविधि संपन्न होती है। तो वायु नाक के दोनों छिद्रों के द्वारा नासा मार्ग में प्रवेश करती है, और नासा मार्ग में जो हमारे महीन रोएं और श्लेष्मा की जो परत होती है उनके द्वारा जो वायु में उपस्थित धूल के कण हैं वहीं रोक लिए जाते हैं, और वायु उसके बाद में प्रवेश करती है हमारी श्वास नली में। जब वायु हमारी श्वास नली में प्रवेश करती है तो जो हमारी पसलियां हैं, जो पसलियों का एक जो पिंजरा बना हुआ है हमारे फेफड़ों के ऊपर, वो फैलना शुरू होता है, अर्थात मूव्स आउट, अर्थात बाहर की ओर वो गति करता है। जब ये पसलियां बाहर की ओर गति करती हैं तो जो डायफ्राम होता है वो नीचे की ओर गति करता है। डायफ्राम नीचे की ओर गति करेगा तो क्या होगा, हमारी वक्ष गुहा का जो आयतन है वो
बढ़ जाएगा, वक्ष गुहा का आयतन बढ़ जाएगा। और वायु हमारी वक्ष गुहा में हमारे श्वास नली से श्वसनी में प्रवेश करेगी और उसके बाद में श्वसनिकाओं में जाएगी। श्वसनिकाओं में जब वायु जाएगी उसके बाद में ये जो गुब्बारे जैसी संरचनाएं हैं हमारे फेफड़ों के अंदर, इन्हें हम कूपिकाएं कहते हैं, इनके अंदर ये वायु भर जाएगी। कूपिकाओं में वायु पूरी तरह से फिल हो जाएगी। अब कूपिकाओं की संरचना क्या होती है? कूपिकाएं गुब्बारे जैसी फूली हुई संरचनाएं होती हैं जो कि महीन पतली झिल्ली द्वारा अवतरित होती हैं और इन पे महीन रक्त केशिकाओं का जाल होता है। कूपिकाओं के द्वारा ही हमारे श्वसन तंत्र के अंतर्गत गैसों का आदान प्रदान होता है और ये कूपिकाएं हमारे श्वसन का जो क्षेत्रफल है वो बहुत अधिक बढ़ाती हैं। जब वायु कूपिकाओं में प्रवेश करेगी तो ये रक्त केशिकाओं द्वारा ये वायु या ऑक्सीजन है वो हमारे रक्त में भेज दी जाएगी और रक्त में उपस्थित जो हीमोग्लोबिन होता है उसके साथ ये ऑक्सीजन संयोग करके ऑक्सी हीमोग्लोबिन का निर्माण करेगी। यह ऑक्सी हीमोग्लोबिन रक्त के द्वारा शरीर की विभिन्न ऊतक और कोशिकाओं में पहुंचेगा और वहाँ पर इस ऑक्सीजन को विमुक्त करेगा। ये ऑक्सीजन हमारी कोशिकाओं में उपस्थित जो भोजन होता है उसका ऑक्सीकरण करके ऊर्जा उत्पन्न एटीपी के रूप में ऊर्जा उत्पन्न करने का कार्य करेगी और साथ में कार्बन डाइऑक्साइड विमुक्त होगी। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड कोशिकाओं के द्वारा रक्त में छोड़ दी जाएगी और रक्त में विलीन अवस्था में ये फिर से रक्त केशिकाओं द्वारा किस में प्रवेश करेगी? कूपिकाओं में प्रवेश करेगी। अर्थात कूपिकाएं वह स्थान है जहाँ जिसके द्वारा ऑक्सीजन रक्त में भेजी जाती है और कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से ली जाती है। जब हमारी कूपिकाएं कार्बन डाइऑक्साइड द्वारा फिर से भर जाएंगी तो जो पेशियां होती हैं वो फिर से अपनी ओरिजिनल स्थिति में आना शुरू करेंगी, अर्थात सिकुड़ना प्रारंभ होंगी। जब ये पेशियां सिकुड़ेंगी तो डायफ्राम जो इस अवस्था में था वो फिर से ऊपर की ओर मूवमेंट करेगा और इस अवस्था में आ जाएगा। डायफ्राम इस तरह से कर्व के रूप में आएगा तो क्या होगा? वक्ष गुहा का आयतन कम हो जाएगा और जो वायु है वो कूपिकाओं से श्वसनिकाएं, श्वसनिकाओं से श्वसनी और श्वसनी से श्वास नली द्वारा बाहर की ओर नासा मार्ग से धकेल दी जाएगी। इस प्रकार से ये श्वसन की क्रियाविधि हमारे शरीर में पूर्ण होती है। थैंक यू।